अमेरिका की हालत पस्त, जंग ने किया त्रस्त। ना पैसा बचा ना धाक, वॉर ढाक के 3 पार। आईसीयू में यूएस इकोनॉमी, खत्म हुई सारी मनी। चीन को दंडवत, पैसा खत्म, आई आफत। ट्रंप का ग्लोबल चंदा मिशन। जी हां, ट्रंप का ग्लोबल चंदा मिशन। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज सवाल सिर्फ टैरिफ का नहीं है, सवाल अमेरिका की गिरती आर्थिक ताकत का है। जो देश कभी दुनिया को आर्थिक नियम सिखाता था, बताता था, आज वही देश एक एक कर देश के दरवाजों पर जाकर डील की गुहार लगा रहा है। कनाडा से लेकर चीन तक, भारत से लेकर यूरोप तक, ट्रंप का टैरिफ वॉर अब खुद अमेरिका पर भारी, बहुत भारी पड़ता दिख रहा है। कभी अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप अब दुनिया के सामने इन्वेस्ट इन अमेरिका की अपील कर रहे हैं। क्या अमेरिका की तिजोरी खाली हो रही है? क्या 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज ने सुपर पावर अमेरिका की कमर तोड़ दी है? क्या चीन के आर्थिक दबदबे ने व्हाइट हाउस को बैकफुट पर ला दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अब समझौतों के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका की आर्थिक बेबसी अब सामने आ गई है। पाकिस्तान खुलेआम कटोरा लेकर भीख मांगता है, लेकिन अमेरिका का तरीका जरा अलहदा है। ट्रंप चंदा जुटाने के लिए देश के बड़े कारोबारियों को एयरफोर्स 1 से लेकर चाइना जा रहे हैं। जरा सुनिए कि इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं अमेरिका की खस्ता हालत पर। जो अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी है वो अभी महंगाई है। इन्फ्लेशन उसका बहुत हाई है, और अगर वहाँ पे जो गैस के प्राइजेज़ हैं, स्पेशली पेट्रोल और ऑयल के प्राइजेज़ हैं, वो ज़्यादा रहते हैं, तो आगे महंगाई बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस हैं। अब इन सब के चलते ट्रंप के लिए दुविधा ये है कि कैसे वो अपने मिड टर्म से पहले, यानी कि नवंबर के पहले, वो कैसे अपने लिए विक्ट्री दर्ज करें। और उसमें एक विक्ट्री वो चाइना के रूप में देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि चाइना ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सोयाबीन हो गया, एग्रीकल्चर से जुड़े बाकी प्रोडक्ट्स हो गए, हवाई जहाज़ जैसे कि बोइंग वगैरह के हो गए, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना अमेरिका से ले, ताकि जो ट्रंप का बेस है वो ज़्यादा पॉजिटिव रूप से इस ओवरऑल सिचुएशन को देख सके। ईरान के साथ वॉर में यूएस का बहुत खर्चा हुआ। एडवांटेज तो यूएस को कोई मिला नहीं। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में भी यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। तो अब ट्रंप साहब चाइना से ही चाहते हैं कि चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा सामान यूएस का खरीदा जाए, चाइना ज़्यादा से ज़्यादा सामान यूएस से खरीदे। फिर जो ट्रेड वॉर के समय कुछ टेंशन हो गई थी टैरिफ वगैरह को लेके, उसको कम किया जाए, चीज़ों को स्मूथ किया जाए, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जाए। बात इतनी सी है कि यूएस पहले ही ज़्यादा हेल्दी इकॉनमी नहीं था। अब ईरान वॉर ने यूएस को और नुकसान पहुंचाया। हम सब जानते हैं खर्चा यूएस का बहुत हो गया। तो ऐसे में यूएस चाहता है कि चाइना के साथ उसका ट्रेड बढ़े, चाइना को वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। आपने एक्सपर्ट्स को यानी इकोनॉमिस्ट को सुन लिया। आप देश का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या अमेरिका की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो गई कि अब उसे दुनिया भर में घूमकर निवेश जुटाना पड़ रहा है, हाथ फैलाना पड़ रहा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, ट्रंप के साथ बड़े बड़े सीईओ का चीन दौरे पर जाना क्या अमेरिकी कंपनियों की मजबूरी दिखाता है? पैसा खत्म है और तमाशा अब बन रहा है। सवाल नंबर 3, क्या चीन अब आर्थिक ताकत में अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका का चीन जाना भारी भरकम लॉबी के साथ। सवाल नंबर 4, बोइंग जैसी लाखों करोड़ की डील की अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिश है। बोइंग का करार ट्रंप अमेरिका लेकर जाकर कराना चाहते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या दुनिया में अमेरिका का दबदबा घट रहा है और निवेशक अब एशिया की तरफ ज्यादा भरोसे की निगाहों से देख रहे हैं? अमेरिका पर भरोसा अब कम होता जा रहा है। जी हां, अगले घंटे लगातार दर्शकों पूरा नैरेटिव, पूरी डिटेल लेकर आए। सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, खबर के पीछे का डेटा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण भी आपको देंगे। ट्रंप अब ग्लोबल चंदा मिशन पर निकल गए हैं दर्शकों। कैसे, मैं आपको यह बता रहा हूं। जी हां, देखिए एजेंडा नंबर 1 क्या है ट्रंप साहब का? 8 साल बाद रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश ट्रंप साहब कर रहे हैं, अमेरिका चाह रहे हैं। एजेंडा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है।
शी जिनपिंग से इंटेंस मुलाकात होनी है, बहुत करीब मुलाकात, बातचीत, गलबैयां करने के लिए जा रहे हैं भाई, कुछ पैसा मिल जाएगा, थोड़ा निवेश अमेरिका आ जाएगा। एजेंडा नंबर 3, ट्रंप साहब जब जा रहे हैं चीन दौरे पर तो उनका एजेंडा क्या है? ट्रंप के साथ 17 बड़े सीईओज भी चीन रवाना हुए हैं। एयरफोर्स 1 में बैठकर तमाम बड़े कारोबारी अमेरिका के अब चाइना जा रहे हैं। एजेंडा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ट्रंप का ग्लोबल चंदा मिशन है। एजेंडा क्या है? एलॉन मस्क, टिम कुक जैसे बड़े सीईओज भी वहां पर जा रहे हैं चाइना के साथ डील करने के लिए। जी हां, एजेंडा नंबर 5 जो सबसे बड़ा एजेंडा है, बोइंग की मेगा डील पर सबकी नजर रहने वाली है। 9 लाख करोड़ यानी 9 अरब डॉलर का ऑलमोस्ट ये डील होने जा रही है। जो एजेंडा नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, 9 लाख करोड़ की विमान डील होने जा रही है, क्या वो हो पाएगी? एजेंडा नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, यूएस चाइना ट्रेड वॉर पर बातचीत होनी है। टैरिफ लगा लगा कर ट्रंप साहब थक गए, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ा, उस पर चर्चा होगी। एजेंडा नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, एआई और चिप टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका के डिफेंस सेक्टर के लिए है, उस पर चाइना के साथ चर्चा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा, एजेंडा नंबर 9, रेयर अर्थ मिनरल का मोनोपोली है चाइना का, और वहां पर इस पर डील पर बात होने वाली। थोड़ा रेयर अर्थ मिनरल मिल जाता तो डिफेंस सेक्टर सुधर जाता। जी हां दर्शकों, ये तो एजेंडा था जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन चीन जाने वाले जो सीईओज हैं और जो राष्ट्रपति हैं, ट्रंप अकेले पहले ऐसे राष्ट्रपति नहीं दर्शकों जो जा रहे हैं, उनके अलावा एक बहुत भारी भरकम राष्ट्रपतियों का पूरा रेला रहा है। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। चीन जाने वाले 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, लेकिन और कौन कौन गया? ट्रंप का जो मिशन है बिजनेस डिप्लोमेसी, उसके बारे में चर्चा आज हम देश के सवाल में कर रहे हैं। एक पूरी लिस्ट लेकर आए हैं राष्ट्रपतियों की, कौन कौन कब कब किस साल चीन के साथ डील करने के लिए गया, चीन के साथ बातचीत करने के लिए गया। दर्शकों आपकी स्क्रीन पर देखिए है, चीन जाने वाले 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले रिचर्ड निक्सन गए हुए हैं, 1972 में गए। जेराल्ड फोर्ड गए 1975 में। जॉर्ज डब्ल्यू बुश साल 1975 में गए सीनियर। बिल क्लिंटन 1998 में गए। जी हां, इसके अलावा बिल क्लिंटन के बारे में आपको हम बता रहे हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001, 2002 और 2008 में भी गए हैं। अगला ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बराक ओबामा साहब 2009, 2014 में चाइना के पास गए, वहां पर बड़ी डील कर आए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब 26 से पहले 2017 में भी चाइना दौरे पर गए थे, और मकसद सिर्फ एक ही था कि भाई वहां से कुछ पैसा, मनी मनी मनी, और इसी पर चर्चा हो रही है। लेकिन दर्शकों आगे बढ़ते हैं। यूएस चीन रिश्तों के बिगड़ने की टाइमलाइन आपको जानना जरूरी है, कब कब ऐसा हुआ, क्यों क्यों ऐसा हुआ, और उसके जरिए आप समझेंगे कि अमेरिका कैसे एक कोल्ड वॉर में सालों से चाइना के साथ तो है, लेकिन पैसा भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, चाइना के साथ डील भी चाहिए। तो 8वें राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब जो चाइना जा रहे हैं, लेकिन 2017 से अब तक क्या क्या हुआ, कैसे रिश्ते खराब हुए, वो ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। साल 2017 में ट्रंप का पहला चीन दौरा होता है। जी हां, इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों है। कब पहली बार वो गए? 2017 में ट्रंप का पहला दौरा हुआ। साल 2018 में ट्रेड वॉर की शुरुआत भी हो गई, और उसी ट्रेड वॉर के बाद चाइना के साथ रिश्ते खराब हुए। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। अमेरिका चीन रिश्तों के बिगड़ने की टाइमलाइन के बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूं। साल 2018 में, फिर साल 2019 में हुआई पर कार्रवाई होती है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। हुआई जो फोन बनाने वाली कंपनी थी, उस पर कार्रवाई होती है। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। साल 2020 की बात हम करने जा रहे हैं। 2020 में क्या हुआ? जी हां, टिकटॉक जैसे ऐप पर अमेरिका ने बैन लगा दिया, जो चाइनीज ऐप थे जिन पर चाइना ने बहुत भारी भरकम पैसा खर्च किया था। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। साल 2021 का जिक्र मैं करने जा रहा हूं। बाइडेन प्रशासन ने भी सख्त नीति जारी की और तमाम एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़े जो बैन थे वो चाइना पर लगा दिए। चाइना को फिर भी फर्क नहीं पड़ा, चाइना फिर भी लगातार काम करता रहा, प्रोडक्ट बनाते रहा, मैन पावर को स्ट्रॉन्ग करता रहा। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। साल 2022 की बात करते हैं। चिप और सेमीकंडक्टर बैन अमेरिका ने लगाया जिनपिंग साहब पर, कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें, उनका कंजम्पशन पूरी दुनिया में था। साल 2023 आते हैं। अगला इंफॉर्मेशन इन्फो नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। साल 2023 ताइवान विवाद और सैन्य तनाव। ताइवान विवाद को लेकर साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बहुत बढ़ी, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं, सिर्फ कोल्ड वॉर का सिनेरियो चलता रहा। इन्फो नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। साल 2024 का जिक्र करते हैं। चिप, एआई और टेक्नोलॉजी का प्रतिबंध लगा दिया गया एक बार फिर से चाइना के साथ, और चाइना को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वर्ल्ड कंजम्पशन बहुत ज्यादा था। इन्फो नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। साल 2025 का जिक्र करते हैं। ट्रंप 2.0 में ट्रेड वॉर चरम पर था। जब ट्रंप साहब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चाइना की नाक में दम कर दिया। चाइना को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वजह वही थी, वर्ल्ड कंजम्पशन बहुत ज्यादा था। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार अमेरिका है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र तो है, लेकिन कर्जा भी सबसे ज्यादा है। इन्फो नंबर 1, कुल कर्ज 38.9
39 ट्रिलियन, करीब 3300 लाख करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन कर्ज $1.1 लाख से ज्यादा है। समझिए, ये इंफॉर्मेशन देखिए, सिर्फ ताकत नहीं है, कर्जा भी बहुत बड़ा है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो करीब 123% है, यानी उनकी जीडीपी से भी 23% ज्यादा उनका कर्जा हो गया। दर्शकों, कैसे देश चलेगा? इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी से बहुत ज्यादा पहुंच चुका है और इसीलिए उनको इतनी परेशानी हो रही है। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सिर्फ ब्याज चुकाने में सालाना खर्च करीब $1 ट्रिलियन का अमेरिका का होता है। देखिए, इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। सिर्फ कर्जा चुकाने का जो ब्याज है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। समझिए कैसे अमेरिका चल रहा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार अमेरिका है। ना पैसा बचा ना धाक और ना ही बची साख। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। जंग में अमेरिका के कितने पैसे बर्बाद हुए हैं, आप ये जानना चाहते हैं? ईरान के साथ जंग में कितना पैसा फूंक दिया अमेरिका ने, वो डेटा भी लेकर आए। इन्फो नंबर 1, शुरुआती 6 दिनों में ही करीब $11.3 बिलियन फूंक गए धमाकों में, ड्रोन्स में, रॉकेट में, मिसाइल में। इन्फो नंबर 2, अप्रैल 2026 तक खर्च करीब $25 बिलियन पहुंच गया। जंग में अब तक कितने पैसे बर्बाद हुए ईरान के साथ? इन्फो नंबर 3, अब नया अनुमान यह है कि करीब $29 बिलियन खर्च हो चुके हैं जंग में अमेरिका के। तो इतना पैसा खर्च हो रहा है तो पैसा चाहिए भी तो दर्शकों। तो ये हमने आपको बता दिया अनुमान। सबसे ज्यादा पैसा खर्च कब कब हुआ और किन चीजों में खर्च हुआ, यह भी आपका जानना बहुत जरूरी है दर्शकों। हथियार तो आए, लेकिन किन हथियारों पर खर्च हुआ? खर्चा नंबर 1, मिसाइल और बम पर सबसे ज्यादा खर्चा ट्रंप साहब को हुआ है। खर्चा नंबर 2 किस पर हुआ है, आइए बताते हैं। पूरी डिटेल, पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं। B-2 बॉम्बर ऑपरेशन में बहुत खर्चा करना पड़ा अमेरिका को। इसके अलावा खर्चा नंबर 3, जिसने अमेरिका की कमर तोड़ी है, वो एयरक्राफ्ट करियर की तैनाती पर बहुत सारा खर्चा करना पड़ा है। इन्फो नंबर 3 जो खर्च नंबर 3 है, एयरक्राफ्ट करियर पर बहुत खर्चा करना पड़ा, क्योंकि 3 एयरक्राफ्ट करियर उस वक्त ईरान के आसपास डिप्लॉय थे। खर्चा नंबर 4 जिस पर अमेरिका ने बहुत पैसे फूंक दिए हैं, सैनिकों की तैनाती, क्योंकि बहुत सारी मिडिल ईस्ट में जो फौजी अड्डे थे अमेरिका के, वहां भी बहुत खर्चा हो रहा था दर्शकों, वहां पर बहुत पैसा बर्बाद हुआ है। खर्च नंबर 5, हथियारों की रिप्लेसमेंट पर भी बहुत बड़ा खर्चा अमेरिका को करना पड़ा है। और यह खर्चा ऐसा था, ये तमाम वो खर्चे हैं जो टाले नहीं जा सकते थे जंग के दौरान। खर्च नंबर 6, जिस पर अमेरिका की बहुत बर्बादी हुई है। जी हां, मिडिल ईस्ट में जो बेस ऑपरेशन से वहां पर अरबों डॉलर खर्च करता था अमेरिका रोज, और इसीलिए $29 अरब उसका वॉर का जो एक्सपेंडिचर है वो पहुंच गया है। कैसे चलेगा देश? ट्रंप का टेरिफ वॉर की बात कर लेते हैं। टैरिफ वॉर शुरू हुआ, यूटर्न लिया, कनाडा पर खूब भारी भरकम टैरिफ लगाया, फिर वापस हो गए, बोले नहीं हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। मैक्सिको पर खूब भारी भरकम टैरिफ लगाया दर्शकों, दूसरा देश मैक्सिको है, फिर वहां से यूटर्न ले लिया। तीसरा मुल्क चीन पर भारी भरकम टैक्स लगाया 50-60%, वहां से भी यूटर्न ले लिया, अब तो चाइना जा ही रहे। चौथा देश यूरोपियन यूनियन, ग्रुप ऑफ यूरोपियन यूनियन था, वहां भी खूब दबाकर इन्होंने टैरिफ लगाया और वहां से भी बाहर आ गया। भारत पर भी टैरिफ लगा मित्रों, लेकिन वहां से भी यू टर्न हुआ, भारत को थोड़ी सी राहत मिल गई। जी हां, अगला मुल्क है कंट्री नंबर 6 जापान। जापान पर हैवी टैरिफ लगाया और उसके बाद वो लगातार धमकाते रहे हर देश को, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अगला मुल्क, 7वां मुल्क साउथ कोरिया था, वहां पर खूब सारा टैरिफ लगाया, फिर वहां से भी यू टर्न ले लिया उन्होंने। जी हां, अगला मुल्क 8वां मुल्क कोरिया, वहां पर भी बहुत सारा टैरिफ लगा, वहां से भी वापसी उनकी हो गई दर्शकों। अगला मुल्क कंट्री नंबर 9वां देश जहां पर खूब सारा टैरिफ लगा वो वियतनाम था। वियतनाम में खूब सारा टैरिफ लगाया, फिर वहां से भी यू टर्न ट्रंप साहब ने ले लिया, बोला भैया हम इनको माफ करते हैं। कंट्री नंबर 10 फ्रांस पर भी बहुत हैवी टैरिफ लगाया और वहां से भी यू टर्न लेते हुए ट्रंप साहब ने बोला कि हम वहां भी अब टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। 11वां देश कौन सा है दर्शकों? ब्राजील। पूरी लिस्ट लेकर आए हैं, पूरा विश्लेषण मेरे पास इस वक्त है। वहां पर भी खूब टैरिफ लगा, वापसी हो गई। जर्मनी पर टैरिफ लगाया, लेकिन देखिए नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, वहां से भी उन्होंने अपना टैरिफ वापस लिया। 13वां मुल्क थाईलैंड। थाईलैंड जैसे छोटे देश पर भी टैरिफ लगा दिया, जिसकी इकोनॉमी वहां के टूरिज्म पर बेस्ड है। 14वां देश मलेशिया था, कंट्री नंबर 14, वहां पर भी खूब टैरिफ लगाया, वहां से भी यू टर्न साहब का हो गया। 15वां देश था इटली। इटली से भी नाराजगी हुई, खूब बातचीत और कम्युनिकेशन डिप्लोमेटिक हुआ सख्ती से, लेकिन वहां से भी यू टर्न। स्पेन पर भी टैरिफ लगा, सोचिए लैटिन अमेरिकी कंट्रीज छोटी छोटी थी, वहां भी उन्होंने टैरिफ लगाया, वहां से भी यू टर्न। तुर्की को भी बहुत नापसंद करते थे ट्रंप साहब, वहां पर भी उन्होंने 50-55% टैरिफ लगा दिया, वहां से वापस आ गए। तो ये देखिए, ये कुल देशों की लिस्ट में लेकर दर्शकों आपके लिए आया था, कौन कौन से मुल्क थे जिन पर टैरिफ लगा, कौन कौन से कंट्रीज के साथ उन्होंने यू टर्न लिया,
कितना नुकसान हो चुका है, कितना पैसा बर्बाद हो चुका है, ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताया। और दर्शकों, मैंने आपको ये भी बताया कि पूरा लाव लश्कर लेकर जा रहे हैं 17 सीईओज के साथ। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। मैं स्वागत करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब का, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पूर्णिमा नाथ, लीडर रिपब्लिकन पार्टी की, अमेरिका से कुछ वक्त में लाइव जुड़ने वाली हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नम्रता हसीजा जी आपको दिख रही हैं, चाइना मामलों की जानकार है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू द शो। इसके अलावा श्रुतिदास गुप्ता जी मेरे साथ हैं, इंटरनेशनल मामलों की एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स देखती हैं और बहुत सामान्य भाषा में विदेशी मामलों को समझाती हैं मेरे शो के दौरान। तो आज भी मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि तमाम विषयों पर वो बहुत सामान्य भाषा में दर्शकों को समझाएं। सबसे पहले चूंकि चाइना का मामला है तो मैं सबसे पहले नम्रता जी के पास जाता हूं। नम्रता जी, अमेरिका और चाइना में कोल्ड वॉर सालों से चल रहा है, लेकिन देखिए 17 सीईओज को लेकर वो फ्लाई कर रहे हैं एयरफोर्स 1 में, और बोइंग की डील के लिए भी वहां पर जा रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी डील करनी है, एआई पर डील करनी है, बहुत सारा काम वहां पर है जो चाइना में होना है। लेकिन आप इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पर चाइना के बारे में बयानबाजी करते हैं। क्या अमेरिका की हालत इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान कटोरा खुलेआम लेकर घूमता है, लेकिन ट्रंप साहब थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से कटोरा लेकर घूम रहे हैं, अपने एयरफोर्स 1 में 17-18 सीईओज को बिठाते हैं। पूर्णिमा जी भी आगे, मैम बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू द शो। तो नम्रता जी, ये थोड़ा अलग तरीका है ट्रंप साहब का, थोड़ा मॉडर्न तरीके से वो चंदा मांग रहे हैं, चंदा मिशन पर निकले हुए। हाउ डू यू सी इट, नम्रता मैम? धन्यवाद आपके सवालों के लिए। देखिए, मैं थोड़ा-सा मतलब अलग तरीके से इस सबको देख रही हूँ। सबसे जी। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार सारे सीईओज़ जा रहे हैं, या हम्म। पहले कभी बिज़नेस जब भी प्रेज़िडेंट विज़िट हुई है, हम्म। जैसे कि तो बिज़नेस लोगों की आपस में मीटिंग नहीं हुई है। ये हम्म। सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। हम्म। और जहाँ तक क्योंकि आपने अमेरिका की आर्थिक स्थिति की भी बात करी, तो चीन की आर्थिक स्थिति भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम्म। ये अलग बात है कि बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं, कि वहाँ पे भी मैं आपको 2-3 बस इसके उदाहरण दूँगी कि कितनी बेकार चीन की भी आर्थिक स्थिति है। कि आपको बोनस दे दिया गया है और वो वापस माँग लिया गया है। कम से कम 35% सैलरीज़ कम हुई हैं। और लाइंग फ्लैट, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, अब काफ़ी लोग ऐसे हो गए हैं, खासकर जो जवान लोग हैं, कि हम काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि काम करके भी हमें क्या मिलेगा। तो ये फिनोमिना भी बहुत ज़्यादा है, लाइंग फ्लैट, आप इसको देखिए, ये भी है। तो ऐसा नहीं है। और जो पहले जब ट्रंप आए थे, जो उनकी पहली सरकार थी, तब ये जो ट्रेड वॉर थी, इस पे चाइना पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। और इम्पैक्ट किस चीज़ों पे पड़ा था, ये मैं आपको बताऊँगी। कि जो टेक था, उस पे अटैक किया था सबसे पहले, क्योंकि चाइना, जब ये 19th पार्टी कांग्रेस, जो चाइना की हर 5 साल में एक जो कांग्रेस होती है, जहाँ पे सारे बड़े-बड़े जितने भी मतलब चाइना के 2000-2500 लोग हैं, वो मिलते हैं। वहाँ पे शी जिनपिंग ने बहुत ही पहली बार किसी चीनी प्रेसिडेंट ने ये बोला था कि 2035 तक हमारा ये टारगेट है, 2049 तक हम या तो, मतलब उनका ये मतलब था, या तो हम यूएस से आगे निकल जाएंगे या हम यूएस के बराबर आ जाएंगे। तो उसके बाद ये ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई थी यूएस और चाइना के बीच में। और इसमें अगर आप लिस्ट देखेंगे, तो जो लिस्ट थी उसमें जो 44 जो कंपनीज को हिट किया था सबसे ज्यादा अमेरिका ने, वो सारी मिलिट्री से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड थी। तो ये उसके बाद बाइडेन गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी रही, क्योंकि जितना भी आप लिटरेचर उस समय यूएस में भी देखिए, यूएस और चाइना को अपना राइवल मानने लगा था यूएस। ठीक है, चीजें बदली, ट्रंप 2.0 आया, चीजें बदली, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन इन सब में जो आपने एक चीज कही, वो फिर से मैं दोहराऊंगी कि हाँ, शी जिनपिंग खड़े रहे, और वो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट है। क्योंकि आप देखिए, वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने सामने 3 बार अपने पिता को पर्ज होते हुए देखा पार्टी में। और चाइना में पर्जिंग का मतलब ये नहीं है कि ये नहीं, आपको निकाल दिया नौकरी से, आपका सब चला जाएगा, इंक्लूडिंग आपकी पेंशन, सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बचता है। उन्होंने अपनी मदर को सबके सामने पिटते हुए देखा, सिस्टर को पिटते हुए देखा, रेड गार्ड्स, जब ये सारा चल रहा था। लेकिन उनका जो फेथ था कम्युनिस्ट पार्टी में, वो बना रहा। देखिए, आज वो प्रेसिडेंट है उसी पार्टी, जनरल सेक्रेटरी हैं उसी पार्टी के। तो आप उस तरीके से भी देखिए, जो ट्रंप 2.0 में 2-3 चीजें हुई हैं जो आपने पॉइंट आउट भी करी हैं। एक था रेयर अर्थ्स का। जब ट्रंप आए 2.0 में, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, और उन्होंने
मतलब ये बोला कि मुझे पहले तो चीनी स्टूडेंट चाहिए ही नहीं अपने यहाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में चाहिए ही नहीं। एंड जैसे ही रेयर अर्थ का टैप उन्होंने मतलब नल बंद कर दिया वहां से चाइना ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जितने मर्जी आए उतने आ सकते हैं। तो चाइना और यूएस का रिलेशनशिप फिलहाल इस तरीके का है। और दूसरी बात रही कि चाइना इस मीटिंग से क्या क्या चाहता है, मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि अमेरिका ही नहीं, चाइना के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दिखा नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात है ताइवान। वो सबसे बड़ा फोकस है। आज ही पीपल्स डेली में, जो कि स्टेट मीडिया है चाइना का, वहां पे एक आर्टिकल छपा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही जरूरी मुझे लगता है। जो भी इस मीटिंग को देख रहे हैं, ये चाइनीज ये मतलब चीनी भाषा में ही छपा है। तो सबसे पहले ताइवान, उन्होंने कहा हमारा एजेंडा ताइवान है। अगर ताइवान के लिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये मतलब एक पॉजिटिव हमें वो दिया कि मतलब ताइवान आपका इशू है, आप संभालिए, तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव मतलब स्टेप रहेगा। और चाइना और यूएस का जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ये उसमें लिखा है। और उसमें ये भी लिखा है कि हम ये नहीं चाहते कि यूएस और चीन का रिश्ता जहां पहले थे वैसे ही हो जाए, हम चाहते हैं कि अब ये बेहतर ही हो। ठीक है, All तो right, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं चाहते। आप चाइना की आर्थिक स्थिति भी खराब है, उसे भी चाहिए, मतलब उसके आप देखिए जितनी बीआरआई कंट्रीज थी वहां पे कितना कितना इन्वेस्टमेंट है। अब आधी सारी चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। और मैंने आपको बस 2-3 एग्जाम्पल सिर्फ सैलरी वाले दिए, अभी तो इतने एग्जाम मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि उनकी कितनी हालत खराब है। ऑल राइट मैम, पॉइंट हाँ टेकन। जी मैं जी। पूर्णिमा मैम के पास जा रहा हूँ। शी द लीडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी एंड अमेरिका से लाइव ज्वाइन करिए। मैम, अमेरिकन इकोनॉमी को स्टडी कर रहा था मैं, तो मेरा जो क्रक्स ये निकला है कि इतनी हालत ख़राब हो गई है कि दुनिया भर में घूम घूम कर निवेश मांगना पड़ा। कहीं से तेल चुरा रहे हैं, कहीं से अपना डिफेंस डील करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कुछ कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, सबको वेनेजुएला समझने लगते हैं। ओपेक कंट्री से यूएई अलग होता है तो वहाँ पर शेखी भगाते हैं कि येस आई हैव अप्रूव्ड यूएई कि वो ओपेक से अलग हो जाए। तो हालत बहुत ख़राब है मैम। सिर्फ सीईओज का ले जाना ये बड़ी बात नहीं है। अब देखिए आर्थिक ताकत में अब चीन मुझे लगता है ज़्यादा चुनौती अमेरिका को देने लगा है। एशियन सब कॉन्टिनेंट में अब लग रहा है कि थोड़ा नैरेटिव चेंज हो रहा है। और ट्रम्प साहब को देखकर तो ऐसा लगता है, इकॉनमी को देखकर लग रहा है कि अमेरिका की हालत सच में बहुत ख़राब हो गई। 29 अरब डॉलर जंग में अब तक खर्च कर चुका अमेरिका। मैम, आप कैसे देख रही हैं इसको? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये कि आपने जैसे एनालाइज किया वो सटीक है। और सेकेंडली मैं ये कहूँगी, आपने काफ़ी सारे कुछ बोले कि वॉर के बारे में बोले, यहाँ पे आर्थिक सिचुएशन के बारे में बताए, और कटोरा की बात बता रही हूँ, ये यहाँ से तेल चुरा रहे हैं एक्सेट्रा लाइक दैट। बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट जे अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका चाहता क्या है? डोमिनेंस, ग्लोबल डोमिनेंस चाहता है एट एनी कॉस्ट। डजेंट मैटर कहाँ पे लोग मार रहे, कितने लोग मार रहे, कौन से टाइप के लोग मार रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं, ही हैजंट क्रिएटेड दिस सिस्टम इज लाइक दैट। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ही वही चाहते हैं, उनके काम करने के तरीके डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द aim is global dominance at any cost. That's what they want. All of them want the same thing. आज अपने रिपब्लिकन लीडर निकी हेली को भी देख लेंगे, वो भी यही बात कहते कि ईरान को ना छोड़ो, ख़त्म कर दो, डेसिमेट कर दो। ये सब जो भाषा आती है अमेरिकन पॉलिटिशियंस से, दिस आर वेरी डेंजरस फॉर ए ग्लोबल पीस। कि कोई भी कंट्री, कोई भी एंटिटी ऐसे भाषा प्रमोट कर ही नहीं सकते अगर वो पीस चाहते हैं। पहली बात तो ये। सेकेंड ऑफ ऑल, बार बार आप सुने होंगे पीस थ्रू स्ट्रेंथ, रिपब्लिकन पार्टी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऑफिस से बार बार इस बात को प्रमोट करा जाता है। इनके हिसाब से अपना मसल फ्लेक्स करेंगे तभी अमेरिकन डोमिनेंस विल बी रिस्पेक्टेड एल्सवेयर। ये सब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज ये सिचुएशन आ चुका है, फ्लेक्सिंग मसल doesn't display your strength. It's actually terrorizing every other country, and they will look for alternative solutions regardless. जैसे ब्रिक्स है, अगर सब कंट्रीज एक मत हो जाते, आज अब तक लिटरली आपके करेंसी हो जाता, आपके ब्रिक्स की करेंसी आ जाता। चलो नहीं आया, फिर भी अपने अपने कंट्री की जो ट्रेडिंग में अपने अपने कंट्री की
करेंसी यूज करा जाएगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड फॉर रूबल एंड रूपी एंड युआन ऑल्सो. सो आगे बढ़ते हैं इसकी. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर जैसे शख्स, हमने ये हमारी भी गलती है कि हमें लगा था कि ही वट एवर ही प्रॉमिस टू अस इज द ही इज गोइंग टू फुलफिल. आज उन्होंने नया वर्ड छेड़ दिया ईरान की. इट्स नॉट लाइक यहाँ पे रिपोर्टर अगर क्वेश्चन कर दिया उनको, उन्होंने सामने सामने रिपोर्टर को गालियाँ देना, शेम करना, उनको dehumanization करना. This is what's happening today. We are seeing live literally. He calls reporters dumb for asking a question. He calls reporters, I don't know, ये live TV में ये बोल भी नहीं सकती हूँ कि as a responsible leader मैं बोल भी नहीं सकती हूँ वो कैसे कैसे शब्द यूज़ करते हैं. आज अगर हम देखेंगे यहाँ पे चाइना विजिट का, आपने देखा होगा उन्होंने कितना गलत बोला है. इंडिया जैसे कंट्री को भी उन्होंने हेल होल बोल के शब्द यूज किया है. चाइना और इंडिया और ईरान, दिस आर एंशियंट सिविलाइजेशनल लैंड. अमेरिका की अस्तित्व सिर्फ 250 ईयर्स है. इनके साथ सिविलाइजेशनल लैंड का कोई कंपेयर नहीं कर सकते हो आप एट द एंड ऑफ द डे. बिकॉज ऑल इवन फॉर ईरान, even if that country has become almost literally 100% Islamized today, but they still have civilizational memory. That country had been existing for 5,000 years before even America, today's America existed. So ये कहना कि बार बार जाके डिफरेंट कंट्री को ह्यूमिलिएट करना ऑन ए ग्लोबल स्टेज, दिस इज नॉट गोइंग टू बी लुक्ड राइट. कोई भी आके बोल दिया कि चाइना की इकोनॉमी खराब है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? इसका क्या मतलब है कोई अमेरिका जाके उनको ग्लोबली ह्यूमिलिएट करे? सब कंट्री की आज, सब सॉवरन कंट्री की आज सॉवरन राइट है उनको डिफेंड करना. उनका राइट है उनका कंट्री कैसे चलाना. अमेरिका का ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि वो जाके दादागिरी का माफिया बॉस बनना चाहते हैं. वो जाके डिक्टेट करना चाहते, डिफाइन करना चाहते और डिसाइड करना चाहते डिफरेंट कंट्री कैसे चलेगा, डिफरेंट कंट्री कैसे रन करेंगे, वो उनका एजेंडा क्या चलना है, वो किससे बिजनेस करना चाहिए. वो सो ये this is not being viewed right in by any sane entity and country. Even for me, somebody who's an American, Indian American citizen, speaking to you from American land, this is not this is not right for me also. And I'm suggesting that he actually calms it down. I'm suggesting this is not going to work for a long time. For our country, for our country's benefit, for our country's long-term benefit and relationship with other nations, this is not going to work well at all. So आप चाइना ताइवान की बात कर रहे हो. ताइवान, चाइना थोड़ी दे देगा ताइवान किसी को, और अमेरिका जाके बोल भी देंगे कि ताइवान को ये करना है वो करना है. Taiwan has been part of China. You have to accept it. Just because they want democracy doesn't mean, just because America wants it, that doesn't mean that Taiwan can do anything or China will let them do anything. तो ये हमारे लिए important है understand करना कि global geopolitics is not like American vassal states. Everybody is American vassal states. And I also don't have any preference whether you want a state or we don't want a nation. बट लेकिन अगर हमारे पास है 200 कंट्रीज है, उनका सॉवरन राइट्स है क्या करना क्या नहीं करना. अमेरिका कौन होता है बोलने वाले? सो एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप हैज़ चेंज्ड एंड कंट्रीज कैन डू what is right for them. America doesn't have the right. And at this point of time, I think countries should also elevate their communication in the global platform, which has been quite disappointing to see. Even for Iran war, आपने $29 trillion की बात की. $29 trillion क्या है? तो उन्होंने तो literally, I don't think they're actually giving us the right information to us anyway. Because they are probably, for the last 6-7 weeks, they have been only telling 13 Americans soldiers have lost their life.
आपको लगता है 5000 लोग मार के सिर्फ 13 लोगों को जान गया है यहाँ पे? सो देर प्रॉब्ली नॉट गिविंग अस द राइट स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो फ्रॉम आवर कंट्री। सो कोई आके कह रहा है कि अमेरिका चाइना की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा रहा है, मुझे तो लगता है अमेरिका की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आया है। सो मुझे नहीं पता कि हम लोग कौन सी डेमोक्रेसी में है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट दिस इज कंसर्निंग टू me from a global foreign affairs standpoint. I don't know how this particular visit is going to go, because even if I was a Chinese citizen today, I would have taken offense of President Trump's language. विजिट। राइट मैम, पॉइंट टेकन। मैं इससे पहले कि जनरल साहब के पास, जनरल साहब मुझे बस थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं इन सब तीनों जो हमारे एक्सपर्ट उनके बयानों का क्युमुलेटिव आपसे एनालिसिस चाहूंगा। श्रुति मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ट्रंप के साथ बड़े बड़े सीईओ जा रहे हैं। चीन की आर्थिक स्थिति के बारे में एक्सपर्ट हमारे साथ बैठी है कि चीन की हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन दुनिया में अमेरिका का दबदबा घटा है मैम। मैं सोवरेन इंडेक्स के स्टडी कर रहा था अमेरिका का। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार भी है। दुनिया का सबसे बड़ी ब्लू चिप स्टॉक कंपनियां वहां पर हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब है। दुनिया का सबसे बड़ा जो स्किल इंडियन मैन पावर है वो अमेरिका के पास है, लेकिन वो अमेरिका से खुश नहीं है। ज्यूज की इतनी बड़ी लॉबी अमेरिका में है, लेकिन वो अमेरिका के हिसाब से चल नहीं रही है। ज्यूज अमेरिका को चला रहे हैं, अमेरिकन ज्यूज को नहीं चला रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में ट्रंप जो छटपटा रहे हैं मैम, इस तरह से जो भागम भाग ट्रंप ने मचा रखी है, मुझे लगता है यहां से अमेरिका की साख और खराब होगी। जी, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ, पर इसमें मुझे थोड़ा एक डिफरेंस जो लग रहा है वो ये है कि जूस लॉबी सिर्फ चला नहीं रही है, जूस लॉबी जो है वो उसको इस्तेमाल करके एग्जिट की तैयारी कर रही है। Exactly, अगर I'm आप sorry. उनके मैंने ये नहीं स्टेटमेंट पूर्णिमा मैम बैठी हुई हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएं। यस मैम, प्लीज गो अहेड। यस मैम। हाँ जी, तो वो एग्जिट की तैयारी कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने एड कट करने की बात करी है, डिफेंस डीलिंग्स कट करने की बात करी है। ये जो अभी उनका लास्ट जो अब ये ईरान के साथ वॉर हुआ है, इसीलिए ये आर्य पार का वॉर नेतन्याहू भी चाहते हैं कि एक बार होकर खत्म हो जाए। अमेरिका की सिग्निफिकेंस शायद जीरो तो कभी नहीं होगी, पर उतनी नहीं रहेगी जितनी उसकी पहले रह चुकी है, क्योंकि आर्थिक मार्कर्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमें यही बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनहैप्पीनेस भी है, और ट्रम्प की पॉलिसीज के चलते आपका जो है इंडस्ट्रीज वो फल फूल नहीं रही हैं। लोग प्रोमिसेस बड़े बड़े कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि उनके ये जो 2.5 साल अब बचे जो हैं वो खत्म हो, और उसके बाद वो अपनी अपनी जो जेबें जैसे भी भरते थे कैपिटलिज्म के चलते, वो भर के आगे बढ़े। उनको अमेरिका के अंदर निवेश करना उतना पसंद नहीं है। इसका एक प्राइम एग्जांपल है कि उसने कितना भी टैरिफ लगा लिया, अमेरिकन कंपनीज एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, ये सब अभी भी इन्वेस्टेड है चाइना के अंदर, और उन्होंने इनफैक्ट काफी पैसा वहां पर भी बनाया है। चाइना के डोमेस्टिक मार्केट से वो कम से कम 300 बिलियन तो सिर्फ अपने इंटरनल कंजम्पशन से ही चाइना में ही बना लेती हैं वो कंपनीज, और उससे जो एक्सपोर्ट से बनाती हैं वो अलग बात। तो चाइना में रहना उन कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल है। तो अगर हम देखें उन्होंने कितना ही इकोनॉमिक वेपनाइजेशन क्यों ना कर लिया हो, अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स जो है वो फेस अमेरिकन कर रहे हैं, इन्फ्लेशन मार्कर्स यही कह रहे हैं हमको। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो अब ये जो विजिट है इसमें क्या होने वाली है बातें, नम्रता जी की बातों से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि चाइना की भी हाल काफी बुरे हैं। चाइना हैज टेकन अ बिगर बाइट देन इट कैन च्यू। जो उन्होंने बीआरआई के अंदर इतने सारे लोन्स दिए, क्योंकि उनका डेट ट्रैप वाला जो हिसाब है उसके अंदर वो बहुत सारे लोन्स देते हैं अपने लोगों को, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशंस के अंदर उसी लोन्स के तहत, और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि बीआरआई जो है उनका चलता रहे, और उसके वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल उसके वो सेगमेंट्स भी निकालते रहते हैं कि भाई ये भी बीआरआई से जुड़ जाएगा, ये भी बीआरआई से आगे जाके जुड़ जाएगा। तो उसके चलते जो है प्रॉब्लम उनकी ये आई है कि बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए हैं उनके। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसे अगर पाकिस्तान का ही ले लिया जाए, सीपेक की एक बहुत बड़ा नॉन परफॉर्मिंग सिंक होल है उनके लिए, एक ऐसी ब्रदरहुड जिसके चलते उन्होंने इंडिया से दुश्मनी ले रखी है, लेकिन उसको अब तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो उल्टा भी पड़ेगा बहुत बार, और पाकिस्तान ने इतना पैसा जो खा चुके हैं उसका कोई हिसाब नहीं रख पाएंगे। सेम उनके साथ अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, उन्होंने वहां पे भी काफी निवेश कर रखा है, उससे भी वो कोशिश करते रहते हैं, पर तालिबान के साथ चलते चलते अभी भी थोड़ा बहुत उनका चलने लगा है। ये जो अब 2.0 तालिबान आई है 2021 के बाद, उससे पहले तो वहां युद्ध के मार्कस के चलते उनका कोई वहां पे दाल गल नहीं रही थी। 2 जगह जो युद्ध चल रहे हैं इसमें बीआरआई को बहुत नुकसान हुआ है, चाइनीज इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, उनका जो आप हाउसिंग वाला वो देखेंगे क्रैश,
उसकी वजह से बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, बहुत लॉस हुए हैं, इतना लॉस हुए कि कोविड तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी उन्होंने बैंकिंग के अंदर से लोगों को पैसा निकालने से मना कर दिया था। लोग अपने जाते थे अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, लोग निकाल नहीं पाते थे, उनको बोलता अभी नहीं निकाल सकते पैसे, क्योंकि उनका ये प्रॉब्लम है। उनकी काफी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी जिन्होंने फॉरेन लोन लिया हुआ था अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो बहुत सारे स्मॉलर लोकेशन जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज को ऑलमोस्ट लोन ले लेके बना रखा था, उसके ऊपर शी जिनपिंग को अलग एक्ट करना पड़ा है। तो ये सब चीजें चलते, अगर आप चाइना की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखेंगे, नम्रता जी आई थिंक मुझसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगी कि वो जो है शी जिनपिंग इस वक्त पूरी की पूरी पॉलिटिकल पावर अपने अंदर खींच के बैठे हैं। सीसीपी के अंदर, पॉलिट ब्यूरो के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम गायब हो गए हैं। आप देखेंगे अभी 2 जनरल्स को भी उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी सजा सुनाई है। तो ऐसे बहुत सारे मार्कर्स हैं जो चल रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि चाइना उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। अब ये 2 हाथी जो हैं, यूएसए और चाइना, ये अब अपने अंतिम रास्ते में, पड़ाव में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की जो इकोनॉमिक हालत है वो ज्यादा इन्फ्लेटेड है। पावर खत्म नहीं हुई है, पर अब उतनी बड़ी नहीं रहेगी जितनी उनको चाहिए। और अब ये मिलके क्या करने वाले हैं, ये 3 चीजें करने वाले हैं। ट्रेड के बारे में बात करने वाले, एक मैच एक्ट पास कर रही है यूएसए अपनी, उसके कांग्रेस में घूम रही है, जिसके चलते जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट जो है वो चाइना की तरफ रिस्ट्रिक्ट करने के लिए की जा रही है। इसके खिलाफ चाइना ने ऑफिशियल ऑब्जेक्शंस भी ली है, उसको बोला एनिमी लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा यूएसए को अगर ये एक्ट पास किया है। तो वो जो ट्रेड के अंदर एक वो कोशिश ये जरूर करेंगे कि आप डाइल्यूट कर दीजिए, चलिए आपने एक्ट लगाया, बाई पार्टिसन एक्ट है, सिर्फ रिपब्लिकन फिनोमिना वाली नहीं है ये एक्ट, ये आपके डेमोक्रेट्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इसको डाइल्यूट कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए कि हमें भी थोड़ा एक पीस ऑफ द पाई मिल जाए। तो एक ट्रेड लेके बात होगी उनकी, दूसरी बात होगी तेहरान लेके कि अब ईरान का क्या किया जाए, क्योंकि तेहरान के अंदर वो हम जानते हैं कि ये जो अभी गैप आया है, एज मिलिट्री एक्सपर्ट सर बताएंगे आपको कि काफी इक्विपमेंट बेचा गया है चाइना की तरफ से वहां पे तेहरान को, क्योंकि उनको तेल चाहिए था। और वो पाकिस्तान के थ्रू जो 4 उन्होंने रोड वेज से उन्होंने खोले हैं तेल सप्लाई करने के तरीके, उससे चाइना को थोड़ा बहुत फायदा मिला है। उसका चोकहोल्ड जो यूएसए बना रहा है उससे वो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिला है। तो ट्रेड हो गया, तेहरान हो गया। अब तीसरी चीज हो जाएगी आपका मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट के अंदर बहुत अग्रेसिव एक्शंस चल रहे हैं यूएसए के। उन्होंने इंडोनेशिया वगैरह के साथ बहुत फ्री फ्लाई जोन टाइप जो अग्रीमेंट साइन करे हैं, उसके चलते चाइना का 40% से ऊपर वहां से गुड्स पास होते हैं। तो वहां पे अगर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया यूएसए का, तो उसको हो सकता है इकोनॉमिक चोटखोल और हो जाए। 2025 के अंत के अंदर एक उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी निकली थी, जिसके अंदर रशिया को स्तर नीचे कर दिया गया था एज अ राइवल और चाइना को नंबर 1 स्पॉट दिया गया था। इसका मतलब ये है कि जितने भी एक्शंस उन्होंने लिए हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे अभी ईरान हो, इनका सबका एक ही एक्शन है, वो है आपका चाइना। तो चाइना और यूएसए अभी आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या निकाल सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ऑलराइट मैम, मैं जनरल साहब के पास। जनरल साहब, आपने तीनों हमारे एक्सपर्ट्स की बातें सुन ली। अब आपसे मैं सामरिक तौर पर कुछ समझना चाहता हूं। क्या अब ये वक्त आ गया है कि अमेरिका नहीं लड़ने वाली लड़ाइयों से बचे? क्या ये वक्त आ गया है कि सिर्फ अपने आप को बॉस बताने के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए, अपने आप को सबसे पावरफुल और माइटी दिखाने का ये जो नैरेटिव है, उसका डॉक्ट्रिन है, उसको अब छोड़ देना चाहिए अमेरिका को? क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर बहने लगा है सर, अमेरिका के भी। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्लेषण मेरे को पैनलिस्ट सब बड़े विस्तार से सब कुछ समझाना, मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं कि पूरे विश्व में एक बात साफ है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। उसको मद्देनजर जिस प्रकार से अमेरिका ने इतने सालों से अपना डोमिनेंस बनाया है, जब से यूके हट करके उसकी जगह रिप्लेसमेंट इज यूएसए, तो इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीडीपी, जिस प्रकार से अपना ग्रोथ और जिस प्रकार से अपना दबदबा और जिस प्रकार से अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज बनाई है, जिसके कारण पूरा विश्व जो है वो डिपेंडेंट है, खासकर टेक्नोलॉजी को लेकर। आज की तारीख पे जब हम विजिट देखते हैं ट्रम्प का टू शी जिनपिंग टू चाइना, कहा जाता है कि जब आएंगे देयर इज अ मैसिव रिसेप्शन अवेटिंग ट्रम्प इन चाइना। तो मकसद एक कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम वापस जाएं किसिंजर टाइम, निक्सन टाइम से लेकर के आज तक, तो कहीं ना कहीं पर अमेरिका जो चाहता था कि एक
तो चीन जो है एक लोकतंत्र बन के पूरे विश्व भर में एक नॉर्मल स्टेट के तौर पर काम करे और उसका जो है जो अपना देश चलाने का तरीका है, मतलब मिक्स। चीन ने अपने एग्जिस्टिंग जितने भी ट्रीटीज है, एग्जिस्टिंग जो काम होता है उसमें घुस करके जिस प्रकार से अपने आप को संवारा और आज विश्व में नंबर 2 इकोनॉमी है, इसमें काबिले तारीफ, इसमें कोई शक नहीं। और वो खुद कहते हैं कि टू बी रिच इज नॉट टू बी क्रिमिनल। मतलब पहले अगर माना जाता था कि अमीरी जो है गलत बात है, अब उनको लगता है अमीर होना कोई गलत चीज नहीं है, अमीर कोई भी हो सकता है, अमीर बनने में अच्छा है। तो ऐसी जो सोच में बदलाव आया है और आज की तारीख में जिस प्रकार से चीन ने अपने आप को संवारा है, अमेरिका ने भी। अब सवाल ये है कि ईरान को लेकर के कि क्या किस प्रकार से अमेरिका आगे बढ़ सकता है, अमेरिका क्या चाहता है चीन से ईरान को लेकर के, वो बहुत जरूरी है आज की तारीख में। बिकॉज ट्रंप ही जो है पिछली बार तकरीबन 10 साल पहले गए थे चीन में और अब उनका सेकंड विजिट है। चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर की संधि है, जिसे अगले 25 साल चीन तेल उठाएगा ईरान से। वैसे ही उतना ही 300 अरब डॉलर का चीन का रूस के साथ संधि है कि रूस से वो गैस उठाएगा। यानी कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, खुद चीन का भी अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका कंजम्पशन भी अब, क्योंकि जिस प्रकार से विश्व का 40% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन के अंदर है और चीन पूरे विश्व भर में सब कुछ देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पूरी लड़ाई हुई, आपने कहीं पर भी चीन को सीधी इंटरफेयर करते हुए नहीं देखा। अमेरिका सब जगह है, चाहे वो ईरान में है, यूक्रेन में है, कहीं पर भी है। खुद ट्रंप कह रहे हैं कि हमने विश्व में 8 लड़ाइयां रुकवाई हैं और उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो अमेरिका जो है अपने जो दबदबा है अमेरिका का, खासकर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के है। न्यूक्लियर होएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बम्बार्डमेंट 12 डे वॉर में हुआ 2025 में, अब हुआ जरूर वो 400 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम 60% है, उसका अभी भी ईरान को भी शायद मुश्किल हो रहा होगा निकालना, क्योंकि जितनी बम्बार्डमेंट हुई है वहां निकलना वहां से बहुत कठिन है। लेकिन सवाल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कि पूरे विश्व भर में जो हाहाकार मचे है, जिस प्रकार से परेशानियां हो रही है गैस को लेकर के, फर्टिलाइजर्स को लेकर के, तेल को लेकर के, बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा रूट जो है, चाहे वो रेड सी से जा रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है, लेकिन कौन उठाता है ईरान का तेल? 90% तेल उठाता है चीन, और चीन का प्रभाव ईरान के ऊपर जबरदस्त है। उस प्रभाव को देखते हुए ट्रंप को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये जो है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, एक इंटरनेशनल स्ट्रेट है, इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स यानी कि कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल हर एक देश का अपना टेरिटोरियल है। तो वहां पे क्योंकि स्टेट सिर्फ 31 से 33 किलोमीटर ही है, और दोनों देश ओमान का 12 नॉटिकल माइल और ईरान का 12 नॉटिकल माइल, तो ये ओवरलैपिंग होने के कारण वहां पे जो स्टेट के ऊपर जो चंदा इकट्ठा करे या टोल करे, कलेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि ईरान का इस युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की कौन पूरा करेगा? उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा है टोल कलेक्ट करने के लिए, जो अमेरिका का मानना है कि अगर इस तरह कार्रवाई होती रहे, दुनिया में बहुत स्टेट्स है, मलाक्का स्टेट से 1 लाख शिप्स गुजरती है और इससे भी नैरो है, ये तो 31 किलोमीटर है, वहां पे तो तकरीबन 3 किलोमीटर है। यहाँ पे तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 3 और 9 किलोमीटर, सेंटर 3 किलोमीटर फ्री है, वहां से कोई शिप नहीं गुजरती, यकीनन सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। तो अगर इस तरह हर कोई करने लगेगा तो कल सिंगापुर भी लेना शुरू करेगा, मलेशिया भी लेना शुरू करेगा, तो ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर जो है ट्रेड में परेशानी होगी। तो उसको देखते हुए हम देख रहे हैं ये अमेरिका जरूर चाहता है कि किसी ना किसी प्रकार से ये जो युद्ध है ये समाप्त होना चाहिए, लेकिन उनके कहने पर, उनके तरीकों से, और उनकी जो सोच है, उनकी सोच एक ही है कि कहीं ना कहीं जो IRGC है, जो पूरा ईरान चला रही है, इसमें कोई शक नहीं कि IRGC से टोटली रेडिकलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, और जिनका दबदबा जो है पूरे ईरान में बहुत है। बाकी पेजेस्किया हुआ, अरिगाची हुआ, गालिबाफ हुए, ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं जो ईरान को अपने दूसरे नजरिए से देखते हैं। पर वहां पे जो वाहिदी हैं, वो अभी जो IRGC कमांड कर रहे हैं, वो एहमेनिजाद के वक्त में डिफेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद पॉइंट सिक्योरिटी थे।
तो ये सबको देखते हुए उनको मालूम है जो अभी जो IRGC के कंट्रोल में है वो पॉलिटिशियन भी है, वो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी है और वो डिप्लोमेट भी है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए IRGC के साथ कैसे डील करना है वो एक परेशानी है, क्योंकि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में नहीं रख सकता है क्योंकि टेरेन के कारण। तो ये काफी एक चीजें हैं। हर देश में ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। पॉइंट नम्रता मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने कुछ बातें चाइना के बारे में बताई हैं, तो ऐसा लगता है कि चाइना भी बहुत कुछ छिपा रहा है, तो अमेरिका भी बहुत कुछ छिपा रहा है। मैम, एक बात समझना चाह रहा था, अमेरिका के कंजम्पशन पैटर्न और उनकी जो बिजनेस ग्रोथ पैटर्न है चाइना का, अगर देखा जाए तो पिछले 20 सालों में चाइना ने बहुत तेज़ी से विकास किया है इंटरनेशनल कंजम्पशन के बारे में, या फिर उनका जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है क्रूड को लेकर और रेयर अर्थ मेटल को लेकर, जो जिस तरह का उनका सिनेरियो रहा है। आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है आने वाले 10 सालों में चाइना अमेरिका को मात दे सकता है इकोनॉमी के टर्म्स में, डिफेंस ताकत के टर्म्स में? देखिए, अगर आप क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अब चाइना दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और आप अगर अमेरिका और चाइना के बीच में डिफरेंस देखेंगे, मतलब उनका जो मतलब दूसरी पहली और दूसरी के बीच में जो डिफरेंस देखेंगे वो काफ़ी है, और पिछले साल वो बढ़ा है, ठीक है? तो वो एक हमें लेना पड़ेगा। और डिफेंस में हाँ, चाइना ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, और अभी 15th 5 ईयर प्लान में जो उनका सबसे जिसे कहते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने डाली है, वो साइंस एंड टेक पे ही डाली, और कैसे वो आत्मनिर्भर बने इसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह देखा है, और ये आप यकीन मानिए ये गल्फ कंट्री से ही गल्फ वॉर से ही शुरू हुआ है। जब चाइना ने देखा किस तरीके से अमेरिका की मिसाइल्स एक टारगेट को हिट कर रही है, कैसे अपने आप मुड़ रही हैं, जा रही हैं, एंड उस समय 90s में उनको लगा कि हम तो कहीं पे भी नहीं हैं। और जो मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ तंग शाओपिंग के टाइम से, वो कंटिन्यू हो रहा है आज तक। लेकिन अगले 10 साल में मुझे ऐसा लगता है, और ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि अगले अगर 2-3 साल, विंडो जो है ना, मतलब एक वो बहुत छोटी है यूएस और चाइना के बीच में। अगर या तो कुछ अपने आप हो, या यूएस या चाइना खुद अपने आप से करें, साउथ चाइना सी स्पेशली में, और अगर दोनों के बीच में एक्चुअल कोई लड़ाई हो जाती है, वही एक कारण होगा कि चीन थोड़ा पीछे जाएगा। वरना ये जो विंडो है, अगर इन 3 या आप मैक्सिमम 4 साल ले लीजिए, अगर ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ नम्रता मैम। डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, उनका विमान एयरफोर्स 1 लैंड हो चुका है चाइना में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति 17 सीईओ के साथ भारी भरकम एजेंडा लेकर अब चाइना पहुंचे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 8 साल के बाद ये चीन का दौरा हो रहा है, ट्रंप साहब वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनका विमान बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है, जो अभी